अगले सेगमेंट का आगाज करते हैं, जिस पर हम बातचीत करने वाले हैं पीएसयू शेयरों को लेकर के। एक तरीके से अब तो ठप्पा लग गया है कि पीएसयू पे हम लोग कुछ भी हो जाए बात तो करते ही रहते हैं। काफ़ी सारे अब आप लोगों के जो सवाल आ रहे हैं ना, काफ़ी सारे उनके प्रश्नों के उत्तर अब ले लेंगे। अगर पीएसयू पे आपका कोई सवाल है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैम, शुरुआत करना चाहेंगे जरा हम बैंकों के साथ ही। काफ़ी सारी क्वेरीज कैनरा बैंक और पीएनबी को लेकर के आई हुई है, तो आप कैनरा बैंक पे बताइए, पीएनबी पे सर का व्यू लेंगे। 146-47 के आसपास लंबे समय से कैनरा बैंक ट्रेड करता हुआ, क्या करना चाहिए अब? ये अब क्या मान लें कि अब 150 के आसपास का कैप बन गया है इसके लिए, क्या इस दायरे को पार करेगा या फिर नीचे आने का वेट करना चाहिए? जिनके पास है लोअर लेवल पे, क्या वो एक बार प्रॉफिट बुक करें कैनरा बैंक पे? नई पोजीशन किन लेवल पे बनानी चाहिए? आपकी टिप्पणी कैनरा बैंक। ओके, नई पोजीशन का वेट बनाने के लिए वेट करिए 130 टू 135 की रेंज का। नहीं, जिनके पास है वो क्या करें अभी? वेट करें या होल्ड, मतलब प्रॉफिट ले लें? अब काफ़ी टाइम से इसी रेंज में घूम रहा है ना, ये सवाल इसलिए था। बुक कर लीजिए। ठीक है, और फ्रेश बाइंग 130 टू 135 के पास में। चलिए ठीक है, 135 के आसपास, ठीक है। सर, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, पीएसयू बैंकों पे एक छोटी सी टिप्पणी आप कर दें कि कैसे देख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा समय यहाँ इस सेक्टर ने भी परेशान किया पावर की तरह, लेकिन ये है बीते 1.5 महीने में एक जो जान आई है, उससे रिटेलर्स का भरोसा दोबारा लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। पीएनबी में क्या, क्योंकि बाकियों के मुकाबले थोड़ा कम चला है पीएनबी, क्या संभावनाएं हैं सर भविष्य को लेकर के? नहीं, मैं पॉजिटिव हूँ पीएनबी एंड ओवरऑल पीएसयू सेक्टर्स में भी, क्योंकि आप देखिए कि अभी भी इनका जो वैल्यूएशन है, जैसे पीएनबी देखिए 1.1 के प्राइस टू बुक वैल्यू है, और अगर आप प्राइवेट बैंक्स देखिए 2.5 के आसपास प्राइस टू बुक वैल्यू घूम रहे हैं। मोस्टली पीएसयू बैंक्स इसी लेवल पे घूम रही है। और अगर देखें तो पीएसयू बैंक से जो रिजल्ट आए 1-2 क्वार्टर के, वो काफी बेटर आए। क्रेडिट ग्रोथ भी अब देखे डबल डिजिट से पीएनबी बैंक का ग्रो हो सकता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन स्टेबलाइज है। आरओई भी धीरे धीरे 14% के आसपास इंप्रूव हो सकता है। और जो क्रेडिट कॉस्ट है वो भी थोड़ा मिनिमाइज हो रहा है। और अगर देखें तो एनपीए काफी हद तक कंट्रोल में है। तो वैल्यूएशन की दृष्टि से मुझे अभी भी पीएनबी बैंक ना इतना महंगा नहीं है। और इवन एसबीआई ले लो, बॉब ले लो, तो आगे जाके भी पीएसयू बैंक्स विल आउट परफॉर्म प्राइवेट बैंक्स। तो यस, आई एम पॉजिटिव पीएनबी बैंक, तो आप होल्ड करके चल सकते हैं इस लेवल पे भी। होल्ड करके चल सकते हैं पीएसयू बैंक पे। और पीएनबी को बाय करने की बोला ना सर आपने? हाँ, बाय 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 भी कर सकते हैं। चलिए, बाय भी कर सकते हैं, ताकि मतलब क्लैरिटी रहे लोगों के मन में, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर था, इसलिए दोबारा आपसे पूछ लिया। चलिए, अगली कंपनी जो है बैंकों को लेकर के, चूँकि काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आज थी, तो बैंकों के साथ साथ अब थोड़ा सा डिफेंस पे फटाफट आ जाते हैं। मैम, डिफेंस पे बहुत ज़्यादा हम लोगों ने बातचीत की है। कोचिन शिपयार्ड पे हमारे बहुत सारे लोगों की क्वेरीज दर्शकों की भी रही है, और पीएसयूज़ का कोचिन शिपयार्ड पे भी क्या करना चाहिए? हायर लेवल पे अभी भी काफ़ी लोगों की पोजीशन है, 1500-1600 के बीच में ट्रेड करता हुआ, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? कोचिन शिपयार्ड देखिए थोड़ा और अभी कूल ऑफ होगा। मतलब दिस इज नॉट द प्लेस जहां पर किसी को गिरते हुए अभी से स्टॉक को खरीदना चाहिए। थोड़ा और वेट करिए, ये थोड़ा और करेक्ट हो सकता है, चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आप 1450 के आसपास का और वेट करिए। पुल बैक को अवॉइड कर दीजिएगा ताकि आप एक अच्छी एंट्री ले सकें। मैं पुल बैक मैंने इसलिए बोला है कि हो सकता है, इनफैक्ट ज्यादा चांसेस है इस चीज के कि ये 1630-70 तक आपको दिखाए करंट भाव से, लेकिन ये महंगा सौदा पड़ेगा अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड हुआ। तो मेरे हिसाब से वेट फॉर अ वाइल। कई सारे स्टॉक्स थे जो अच्छे थे, जहां पर एंट्री जहां पे लगा बताया, लेकिन अभी इसमें 1450 के आसपास का वेट करो फ्रेश एंट्री से पहले या फिर एवरेजिंग से पहले। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। सर, एविएशन को लेकर के क्या, माफ़ कीजिएगा, आपका डिफेंस को लेकर के क्या व्यू है अभी? और क्या अब इनकी ये रैली समाप्त हो गई, या आपको लगता है कि अब जो लिक्विडिटी है वो अब दूसरे सेक्टर्स की तरफ जाएगी, या अभी चूंकि बजट आ रहा है आपको लगता है कि दोबारा, क्योंकि जैसे ये शेयर्स सस्ते थोड़े ढीले पड़ते हैं, कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट ऐसी आती है कि फिर से इसमें जो है वो बाइंग आनी शुरू हो जाती है? क्या भी हुआ इस सेक्टर को लेकर के? और आपका जो शेयर है सर, वो है एचएल। थोड़ा सा यहाँ पर प्रेशर बढ़ गया था जब हमारी एक दुर्घटना हुई थी तेजस की, उसके बाद से लगातार प्रेशर में था। 4300 के आसपास कंफर्ट जोन है लेने के लिए, या और नीचे जाने का वेट करना चाहिए?
नहीं देखिए, डिफेंस तो एक मेगा ट्रेंड है, हमें भी पता है। और ये सेक्टर में ना सिलेक्टेड स्टॉक्स में आपको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी हमेशा रखनी चाहिए। देखिए इनके क्वार्टरली रिजल्ट ना हमेशा लंपी रहेंगे, क्योंकि रेवेन्यू रिकग्निशन जो होता है ना वो जब आपका ऑर्डर कंप्लीट हो तब होता है, और उनके ऑर्डर बड़े होते हैं। तो किसी क्वार्टर में ज्यादा रेवेन्यू रिकग्निशन होगा, किसी में कम होगा, तो आपकी जो प्राइस वॉलिटिलिटी ऊपर नीचे रहेगी। लेकिन जब आप 5 साल 10 साल का रेंज लेके चलोगे, आप देखोगे कि वो ऊपर की तरफ ज्यादा जाएगा। तो यही यही एचएएल में भी होगा। हाँ, तेजस का वो जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था जिसके वजह से स्टॉक गिरा, लेकिन आई नो कंपनी कैन इजीली डील विद दैट, कभी हो जाता है ऐसा। और आगे भी इनका ऑर्डर बुक देखिए 4 गुना है। अभी ये मेन इन सब डिफेंस कंपनी का है क्या कि उनका एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है। आई थिंक दे आर वर्किंग ऑन देयर कैपेसिटी, और होपफुली एग्जीक्यूशन ठीक होगा। आर्मी के चीफ भी नहीं, सॉरी, एयरफोर्स के चीफ भी उनके पीछे पड़े कि भाई आपका एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है। सो आई थिंक दैट विल एक्सेलरेटेड इन नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। और मुझे कोई डाउट नहीं है कि यहाँ भी आई थिंक आप प्राइस में भी इंक्रीमेंट देखेंगे। तो यस, एचएएल विल बी बाय ऑन डिप्स। और लंबा सोचो, देखो 1-2 क्वार्टर में देखोगे तो शायद आपको ऊपर नीचे लगे, लेकिन आप 5 साल पकड़ के चलोगे, ये सभी स्टॉक एचएएल हो, बीएल हो, मेजागोन, ये सब आपको एक बहुत ही अच्छा रिटर्न देंगे ओवर द टाइम। बिल्कुल सर, थैंक यू सर ये बताने के लिए। और मैम आपसे जानना चाहेंगे अब जरा बीएल के बारे में जरा व्यू दीजिए, बीएल कैसा लग रहा है आपको? और सर तब तक आप ओएमसीज पे मैं आपका व्यू जानना चाहूँगा, खासतौर से आईओसी को लेकर के अगली पीएसयू। जी मैम। ऑलराइट, बीईएल अभी है 391 पर मेरी नजर में खरीदने लायक है एट अ स्मॉल रिस्क, और 390-91 पे खरीद रहे हैं तो 400। मैं स्विंग ट्रेड के टारगेट्स यहाँ पे ज्यादा कंफर्टेबली शेयर कर सकती हूँ कि क्योंकि मेरी नजर में जो इसमें इन्वेस्टिंग के लिए भाव है वो काफी दूर है। तो स्विंग ट्रेड करके फिलहाल छोड़ देंगे, दोबारा इसको वापस इन्वेस्टिंग की नजर से फिर से एक बार इवेल्युएट करेंगे विद वैल्यूएशन एंड जो भी गवर्नमेंट की फिर बातें आती हैं उसके बाद में स्टेटमेंट्स आती है। तो अभी 391 के पास में है, हम यहाँ पर इसे 399 के 399 से लेकर के अप टू 410 के टारगेट के लिए हम इसको चेस कर सकते हैं विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस एट 380। तो फिलहाल के लिए ये बाय है और इसको हम स्विंग ट्रेड में ट्रेड कर सकते हैं। बट अगर किसी इन्वेस्टर को खरीदना है, मतलब कहाँ खरीदे कि हम एक इन्वेस्टर की कैटेगरी में एक खरीदारी हमारी मानी जाए, तो मेरे हिसाब से वो काफी दूर है विपुल जी। कम से कम 350 से पहले इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म कम से कम 6 महीने से 18 महीने का नजरिए वाले जो लोग हैं उनको 350 से पहले इसमें हाथ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट और जो भी गवर्नमेंट की जो स्टेटमेंट्स आएंगे वो सब चीजें मीनवाइल आ जाएंगी इसमें 350 के पास तक। तो 350 से पहले इन्वेस्टर को नहीं ट्रेड करना है, पैसा लगाना है, बाकी करंट प्राइस पर ट्रेडर कैन सी इट। चलिए ठीक है। सर आपसे मेरा सवाल था आईओसी को लेकर के, ओएमसी इस पे क्या व्यू है अभी आपका? क्या अब ये मान के चलें कि ये जो कच्चे तेल की गिरावट का असर है, जो उसका असर जो है वो देखने को मिलेगा और ये पोर्टफोलियो का हिस्सा अभी होना चाहिए। अच्छी रैली रही है, लोगों के अच्छे रिटर्न भी बने, लेकिन थोड़ा सा डर लगता है कि बहुत कुछ चीज़ें वो इंटरनेशनल एक्सपोजर पर डिपेंड करती हैं। एक ही स्टेटमेंट रात में आता है और सिचुएशन फंडामेंटल्स बदलने लगते हैं। क्या व्यू रहेगा सर आपका? जी बिल्कुल जी, आप सही बोले हो कि बहुत कुछ ऑयल के प्राइस पे डिपेंडेंट होता है, तो हमेशा ऑयल प्राइसेस को देखना पड़ेगा। लेकिन जब तक 70 के नीचे ये सब कंपनियां अच्छी करेगी, आईओसी ले लो या एचपीसीएल ले लो, और ये सब कंपनियां अच्छी चलेगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इनके मार्जिन बढ़ जाते हैं जब ऑयल प्राइसेस नीचे होते हैं, और यहाँ से इनके मार्जिन स्टेबलाइज हो रहे हैं। अगर आप पिछले 2 क्वार्टर का रिजल्ट भी देखो तो इनके मार्जिन में इंप्रूवमेंट हुआ है, इवन बीपीसीएल में भी। तो लग रहा है कि यहाँ से भी मार्जिन स्टेबल रहेंगे। जीआरएम नॉर्मलाइज $7 से $9 के आसपास रहेगा, और मार्केटिंग मार्जिन भी स्टेबल होंगे। और मार्केटिंग इबिटा है ना, वो स्लोली ग्रेजुअली इनका भी एचपीसीएल का भी पॉजिटिव हो रहा है, और रिफाइनरी आउटपुट भी 18 एमएमटी के पास जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल सिनारियो जो भी है वो पॉजिटिव है, और आगे जाके भी मुझे लग रहा है कि 1-1.5 साल अभी भी 70-75 के नीचे ऑयल रहेगा। तो आई थिंक अगर किसी के पास है तो होल्ड करके रखे, लेने के लिए आई थिंक थोड़ा नीचे आए 10% तो फिर आप बाय कीजिए, अदरवाइज होल्ड करके रखे। अभी भी 1-2 क्वार्टर अच्छे लग रहे हैं यहाँ से। ये बात है। यहाँ पर आईओसी को लेकर के टिप्पणी निकल करके आई है। मैम जरा गेल देखिए, और गेल को लेकर के अभी आपका व्यू क्या होगा? यहाँ पर भी क्या अभी कोई संभावनाएं हैं? भविष्य को लेकर के आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 170 के आसपास कैसा लग रहा है? मैम आपका ऑडियो चला गया जी, आ गया जी। ओके, 170 पर ले सकते हैं लेकिन फुल एक्सपोजर पर नहीं।
तो थोड़ा सा मेंटली भी प्रिपेयर्ड रहिए, फाइनेंशियली भी प्रिपेयर्ड रहिए कि अगर आपको 165 मिल जाए, 160 मिल जाए बेटर प्राइस पर, तो आप उसको थोड़ा सा एड ऑन कर ले। आइडिया ये है कि आप अपने एवरेज प्राइस को 165 के पास रखें। अभी ये 170 पर है, और इसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो मुझे आराम से यहाँ पर 180 एक्सक्यूज मी 180 एंड 195 तक की एक रीच दिखती है जो प्राइस कर लेगा। तो आप उसके हिसाब से एक लॉन्ग पोजीशन को चाहे कंफर्टेबली इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रखिएगा आपके पास में एक मैनेजमेंट कि आप 160-65 की रेंज में थोड़ा बहुत ऐड ऑन कर पाए, सो दैट आप एक स्टॉप लॉस कंफर्टेबली मैनेज कर सके 156 का। और ये एक स्विंग ट्रेड है, आपको कुछ हफ्ते लगेंगे, जैसे आपके कुछ हफ्ते में पूरे हो जाएं और आपके टारगेट आ जाए तो आप इसको फिर बुक भी कर लीजिएगा। प्लीज डू नॉट होल्ड इट विद दी बजट एक्सपेक्टेशन या फिर मार्केट में कुछ न्यूज फ्लो आए नया, उसके हिसाब से नहीं है। आप प्राइस देखो और उसको ट्रेड कर लीजिए। चलिए ठीक है। सर एक और जगह है पावर के अलावा जहाँ पर लोग एक ही बात कह रहे हैं कि ये दुख खत्म का ही नहीं होता, और वो है रेलवे स्टॉक्स। मतलब 1.5 साल पौने 2 साल हो गए सर, कुछ हो नहीं रहा है। अब बताइए क्या करें। अब आखिरी उम्मीद जो बची है वो है बजट। क्या कुछ संभावनाओं के लिए होल्ड किया जा सकता है? आरबीएनएल आईआरएफसी पे आपका व्यू क्या है? देखिए, आरबीएनएल आईआरएफसी दोनों स्टॉक, आरबीएनएल की पहले बात करते हैं, काफी महंगा स्टॉक है अभी भी। देखिए, बहुत भाग चुका था, यानी कहते हैं ना, वैल्यूएशन इतना स्ट्रेच हो गया था, और जब आपके इनकी प्रॉफिटेबिलिटी देखे, सेल्स देखे, उस तरह से ग्रो ही नहीं हुआ। और फिर यही होता है, 1-1.5 साल चलता है, फिर वो इतना करेक्ट होता है कि अभी भी वो करेक्शन के मोड में ही है। तो मुझे यहाँ से लग रहा है कि जो बजट आएगा, बजट भी खास उम्मीद नहीं है, जो नॉर्मली जो ग्रोथ होता है वही आएगा, लेकिन इन पे एग्जीक्यूशन का इशू है सब में, आरबीएनएल में खास करके, क्योंकि इनके पास ऑर्डर बुक तो बहुत बड़े, एक टाइप की मोनोपोलिस्टिक कंपनी। लेकिन अगर आपके ऑर्डर बुक बड़े और आपकी रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है, तो कहीं ना कहीं एफिशिएंसी में प्रॉब्लम है आपकी, और कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं हो रही। तो यहाँ मुझे दिक्कत लग रही है, और मैं अभी भी इतना पॉजिटिव नहीं हूँ आरबीएनएल के बारे में। तो यहाँ से अभी भी मेरी राय बाई के लिए नहीं होगी। आईआरएफसी तो भी ठीक है, धीरे धीरे इंप्रूव होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहा है तो उससे उनको बेनिफिट होगा। लेकिन क्योंकि ये रेलवे को कैटर कर रहा है, तो इसमें भी थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी। इफ यू आस्क मी पर्सनली, आईआरएफसी से ज्यादा इफ आई गो देन दूसरे एनबीएफसी, प्राइवेट एनबीएफसी में ज्यादा प्रीफर करूंगा कंपेयर टू आईआरएफसी। तो अभी भी इतना पॉजिटिव व्यू रख नहीं रहा हूँ दोनों स्टॉक के लिए। हाँ, शॉर्ट टर्म ऊपर नीचे होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अभी भी मुझे इश्यूज लग रहे हैं थोड़े। ठीक। काफ़ी सारी क्वेरीज मैम आई हुई हैं मझगांव को लेकर के। ये पीएसयू छूट गया था एक जो है, जिसपे काफ़ी क्वेरीज हैं। मझगांव चेन्नई पेट्रो, समय नहीं है तो इसलिए मैं बहुत संक्षेप में दोनों के बस खाली लेवल्स जरा हमारे लिए, दर्शकों के लिए बता दें क्या करना चाहिए। और सर जरा आपने जैसे आईआरएफसी पे बोला, मैं चाहूँगा एक और मतलब पावर का जो बैंक है इरडा, उसको भी थोड़ा आपका व्यू जानना चाहेंगे कि वो थोड़ा सा आप देख लीजिए। तब तक मैम आप अपनी टिप्पणी फटाफट बता दीजिए। ओके, चेन्नई पेट्रो 830 के आसपास, 830-850 के आसपास फ्रेश बाइंग के बारे में सोचना है। जो है बुक कर सकते हैं, क्योंकि 800 से 830 से 850 ये आ सकता है वेरी लाइकली। एंड इसके बाद में जो टारगेट बनेंगे वापस से 1000 ऑनवर्ड्स अप टू, फिर उसके बाद एक नया हाई की तैयारी में ये रहने वाला है मोस्ट लाइकली। एंड स्टॉप लॉस रहेगा 720 का, जो हमें इसमें फॉलो करना है। देन मजडॉक में अभी फ्रेश बाइंग के लिए कुछ भी इंपल्सिव बाइंग मत करिए, स्टॉक सेलेक्टिव रहिए जब आप पीएसयू खरीद रहे हैं। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टॉक अच्छी वैल्यूएशन पर अभी नहीं है, और ना ही प्राइस पर भी। तो प्लीज बी वेरी स्पेसिफिक व्हेनेवर यू आर बाइंग समथिंग इन पीएसयू एज ऑफ नाउ। मजडॉक अभी चल रहा है लगभग 2450 के आसपास, और अभी भी मुझे तो बिल्कुल लग रहा है कि ये आराम से 2000 से 2100 के आसपास सरक जाएगा। सो हैव पेशेंस, वेट फॉर द प्राइस। चलिए ठीक है सर, संक्षिप्त टिप्पणी आपकी भी, फिर हर्ष आ गए तो ब्रोकर बोले सेगमेंट शुरू करना है। क्या व्यू रहेगा सर इरडा को लेकर के? देखिए, इरडा काफी हद तक करेक्शन हुआ है, लेकिन काफी ओवर स्ट्रेच हो गया था, और 16 कंपनीज में खुद डिफॉल्ट्स आए थे, उसके वजह से इनके एनपीए में अगर आप देखो तो बढ़ावा आया था। लेकिन वैल्यूएशन की दृष्टि देखो तो इरडा, जब मैं पीएफसी आरईसी से कंपेयर करूं, ये 3 प्राइस टू बुक वैल्यू पे खड़ा है, अब जबकि पीएससी आरईसी 1 के प्राइस टू बुक पे खड़ा है। तो वैल्यूएशन में काफी बड़ा गैप है, और वहां मेरे को दिक्कत हो रही है। अगर किसी को जाना है तो मैं प्रीफर करूंगा आरईसी या पीएफसी कंपेयर टू इरडा बेस्ड ऑन वैल्यूएशन, क्योंकि जो उसमें काफी एनपीएस के इशू मुझे दिख रहे हैं कि सोलर सेगमेंट में आ सकते हैं इन फ्यूचर। सो आई प्रीफर पीएफसी और आरईसी। चलिए ठीक है सर।